10 वीडियोस, 10 टॉपिक और 10 से ज़्यादा सीबीएसई टर्म 1 अकाउंटेंसी के पेपर में आने वाले क्वेश्चंस सिर्फ सही नहीं एस करने वाले हैं हम लोग। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिपल ए। दिस इज़ एस अकाउंट्स विद मी अनिकांत और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है शेड्यूल 3। अब ये शेड्यूल 3 है क्या? देखो दोस्तों, कंपनीज एक्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन करने के लिए सारे कंपनीज को बोलता है और बताता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनको क्या क्या आइटम्स प्रेजेंट करने हैं। तो उसके अंदर उन्हें प्रेजेंट करनी है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ ही कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हर ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस शीट के अंदर कुछ आइटम्स को शो कर सकता है, कुछ आइटम्स को किसी भी तरीके से क्लासिफाई कर सकता है। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कंपनीज एक्ट ने क्या कहा? कंपनीज एक्ट ने कहा कि हम कंपनीज एक्ट के अंदर ही एक शेड्यूल बनाकर दे रहे हैं और इस शेड्यूल के अंदर हम फॉर्मेट बता रहे हैं बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। हर कंपनी को वही फॉर्मेट फॉलो करना है ताकि हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम पैन अराउंड ऑल द लिस्टेड कंपनीज, ऑल द कंपनीज दैट आर आउट देयर, सभी के बीच में डिस्क्लोजर जो है, प्रेजेंटेशन जो है वो यूनिफॉर्म रहे, एक जैसा रहे। सारी कंपनीज एक जैसी बैलेंस शीट प्रेजेंट करें और यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम को ढूंढना या बैलेंस शीट को समझना काफ़ी आसान हो जाए। तो शेड्यूल 3 बेसिकली एक फॉर्मेट देता है बैलेंस शीट का और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का। कौन सा आइटम बैलेंस शीट की कौन सी हेडिंग में आता है और कौन सी सब हेडिंग में आता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली फ्रेम होके आ सकता है। और मैं तो एक थोड़ा सा बोल्ड प्रिडिक्शन करूंगा, आई ऑलवेज से कि आई कैन बी रॉन्ग, बट एक बोल्ड प्रिडिक्शन करूंगा, या तो क्वेश्चन नंबर 36 या 37 होगा आपके पेपर का ये, अगर आता है तो, और हाई प्रोबेबिलिटी पे आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो शेड्यूल 3 के दो पार्ट है, फॉर्मेट दे रखे हैं, उसमें दो पार्ट्स में फॉर्मेट है। पार्ट 1 में बैलेंस शीट दे रखा है, पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दे रखा है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा दोस्तों, मैं पहले आपको बैलेंस शीट के अंदर, शेड्यूल 3 के अंदर, पार्ट 1 के अंदर जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है वो पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा समय लगेगा, कुछ ऐसे आइटम्स भी होंगे जो शायद आपको इतना अच्छे कॉम्प्रिहेंसिवली समझ में नहीं आए। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, उन आइटम्स पे क्वेश्चन भी नहीं आता है। एक बार हम फॉर्मेट समझेंगे ताकि हम केपेबल हो जाएं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और उसके बाद मैं कुछ 10+ क्वेश्चंस लाया हूं जगह जगह से कलेक्ट करके। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन ही मोस्ट प्रोबेबली इस टॉपिक पे बनने वाला है। आपको एक कॉलम में आइटम्स दे दिए जाएंगे बैलेंस शीट में और दूसरे कॉलम्स में उनकी हेडिंग्स या सब हेडिंग्स होंगी और हमको मैच करना है कि ये आइटम कौन सी हेडिंग या सब हेडिंग में जाता है। आपको पूरी बैलेंस शीट एज इट इज़ लर्न नहीं करनी। आपसे एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि मेरे को पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करके बता दो, एनी विच वेज, अभी तो मल्टीपल चॉइस में हो रहा है। ऐसे भी नहीं पूछा जाएगा कि एक हेडिंग के अंदर आने वाले सारे आइटम्स आप लर्न करो या इनको सीक्वेंस में अरेंज करो, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि ये आइटम कौन सी हेडिंग या कौन सी सब हेडिंग में आता है। तो एक बारी आपको अगर बैलेंस शीट के बारे में कौन से आइटम का क्या नेचर है, हेडिंग का क्या, हेडिंग क्यों बनी है, वो समझ में आ जाएगा तो आसानी से चीज़ें आ जाएंगी। देखिए, बहुत सारे आइटम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैलेंस शीट में आती हैं, सब तो आप लर्न कर पाएंगे नहीं। और अगर मैं प्रोबेबल लूँ भी कितने आ सकते हैं, तो एक लिस्ट यहाँ पे करिए कुछ प्रोबेबल आइटम्स की, बट दिस इज ऑल्सो 60 to 70 नंबर, राइट। तो ये सब लर्न नहीं किया जा सकता, ये सब क्रैम नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आपको आइटम के कॉन्सेप्ट, लॉजिक से चलना पड़ेगा और तभी आप बता पाएंगे कि वो कौन सी हेडिंग और कौन सी सब हेडिंग में आएगा। बट ये जो लिस्ट यहाँ आपको मिल रही है, इस लिस्ट से आपको एक एडवांटेज हो जाएगी, वो ये कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पेजेस पलट पलट के ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये आइटम किधर आता है और क्यों आता है। इस लिस्ट से आप एक क्विक रेफरेंस कर सकते हैं। इसके पीडीएफ में अगर आपको नोट्स चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मैं इन्हें शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। देखिए, बैलेंस शीट हमने कन्वेंशनली बहुत टाइम देखी है, बट वो बैलेंस शीट जो होती है वो अलग फॉर्मेट में होती है। उसके अंदर लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट आता है, हॉरिजॉन्टल आता है। बट शेड्यूल 3 के अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट वर्टिकल दिया होता है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और एसेट्स इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो शेड्यूल 3 के अंदर बैलेंस शीट दो पार्ट्स में बटी हुई है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। अब हर पार्ट के अंदर कुछ मेजर हेडिंग्स हैं, कुछ सब हेडिंग्स हैं और उन सब हेडिंग्स के अंदर आते हैं आइटम्स। एक बहुत ही इजी एग्जांपल देता हूं जिससे आप रिलेट कर पाएं कि पार्ट क्या है,
मेजर हेडिंग क्या है और सब हेडिंग क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे बात करते हैं लूज टूल्स की, करंट रेशो के अंदर आपने पढ़ा होगा कि लूज टूल्स इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं, पर हमें इन्हें एक्सक्लूड करना पड़ता है करंट रेशो कैलकुलेट करते वक्त। अब ये लूज टूल्स कैसे आएंगे, तो लूज टूल्स का अगर मुझे पूरा पता बताना हो बैलेंस शीट के अंदर, तो ये सबसे पहले एसेट्स वाले पार्ट में जाएंगे, उसके बाद करंट एसेट्स वाली मेजर हेडिंग में जाएंगे, उसके बाद इन्वेंट्री नाम की सब हेडिंग के अंदर एज एन आइटम लिस्ट हो जाएंगे नोट्स टू द अकाउंट में लूज टूल्स। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हमें समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी वाला पार्ट। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर पहली मेजर हेडिंग आती है जो कि है शेयर होल्डर्स फंड। जो भी शेयर होल्डर का पैसा है, शेयर होल्डर का जिस पैसे पे हक बनता है शेयर होल्डर्स फंड, वो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले आती है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और नोट्स टू द अकाउंट में ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप का क्लासिफिकेशन मिलेगा। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, इशू ऑफ शेयर का पार्ट है, वो भी आपको करके जाना चाहिए। सब्सक्राइब्ड कैपिटल की कंप्यूटेशन का एक क्वेश्चन बन सकता है, एवरेज प्रोबेबिलिटी उसकी है। ठीक है, वो टॉपिक आज के वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। कोई भी आइटम जो एंड रिजर्व से होगा वो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। लेट्स टेक सम एग्जांपल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ये सारी चीज़ें, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये सब रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस एक ऐसा आइटम है जिसका बैलेंस नेगेटिव भी आ सकता है। अगर अक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं तो पार्टनरशिप की तरह उनको एसेट साइड में शो नहीं किया जाता। अगर कंपनी की बैलेंस शीट बनी है दोस्तों, तो वो लाइबिलिटी साइड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में ही शो किया जाएगा, भले ही रिजर्व एंड सरप्लस का ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव आ जाए तो उसको माइनस में लिख देंगे, बट लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही सारे अक्यूमुलेटेड रिजर्व आएंगे। बहुत सिंपल तरीका इसको याद रखने का, अगर एंड रिजर्व से हो रहा है तो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। एंड ऑफ स्टोरी। इसके बाद चलते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये एक हेडिंग है। इस सब हेडिंग के अंदर सिर्फ एक ही तरह का आइटम आता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। कंपनी ने आज अपने शेयर इशू नहीं किए हैं, लोगों को वारंट्स इशू कर दिए। इन वारंट्स के अगेंस्ट शेयर होल्डर को फ्यूचर में शेयर अक्वायर करने का राइट है, पावर है। उन्होंने आज यूं समझ लीजिए कि अपने शेयर बुक करवा दिए, तो देर सवेर इन पैसों के अगेंस्ट, इन वारंट के अगेंस्ट शेयर कैपिटल ही बननी है। करेक्ट है ना, इसलिए इनको आज से ही शेयर होल्डर्स फंड में क्लासिफाई करके दिखा दिया। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सेकंड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बहुत ही सिंपल है, ये हेडिंग है, इसके अंदर कोई ना तो सब हेडिंग है ना कोई आइटम आएगा, इकलौता अपने आप में एक हेडिंग है और इसके अंदर एक ही तरह की चीज आती है। सिचुएशन क्या है दोस्तों, जब हमने इशू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ा था तब इशू ऑफ शेयर के अंदर सबसे पहले जर्नल एंट्री पास होती है, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दोस्तों ये जर्नल एंट्री पास हुई है, इसके बाद हमने अलॉटमेंट नहीं किया है शेयर का, अभी उस एप्लीकेशन मनी को क्लासिफाई भी नहीं किया है बिटवीन कैपिटल, बिटवीन अलॉटमेंट, एक्सेस मनी को आगे ट्रांसफर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। रिफंड वगैरह क्या करना है कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है कि बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन जर्नल एंट्री डल चुकी है, एप्लीकेंट्स ने अपना पैसा मेरे पास भेज दिया है। अभी मैंने एप्लीकेशंस खोलकर भी नहीं देखी है, मैंने नहीं पता किया कि इस एप्लीकेशन मनी का क्या करना है, और बैलेंस शीट बनाने की डेट आ गई। तो जो बैंक में पैसा पड़ा है वो करंट एसेट्स के अंदर, बैंक बैलेंस के अंदर दिख रहा होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। लाइबिलिटी साइड में क्या शो करूं, तो शेयर एप्लीकेशन मनी को शो करेंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये लाइबिलिटी है। इस पैसे के बदले मुझे या तो शेयर्स इशू करने हैं, अगर एक्सेस पैसा है तो अलॉटमेंट पे कॉल पे ट्रांसफर करना है, और अगर शेयर्स इशू नहीं कर रहा हूं तो रिफंड करना है ये पैसा। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो यहाँ बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, अगर उसके आगे अकाउंटिंग नहीं हुई है तो। रेयर सिनेरियो, तो किसी भी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इस हेडिंग के अंदर कुछ भी आपको रेयरली मिलेगा, और एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली ये फिगर मिल जाएगा, सीधा का सीधा इसी हेडिंग में ये चला जाएगा। सो नॉट दैट डिफिकल्ट। देन कम्स नॉन करंट लाइबिलिटीज। दोस्तों नॉन करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज हैं जो हम एक ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड पे करेंगे। अब ऑपरेटिंग साइकिल क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ, 1 ईयर क्यों नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, 1 ईयर इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड टू यूज। ऑपरेटिंग साइकिल का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से ऑपरेटिंग साइकिल इंपैक्ट कॉज करता है करंट या नॉन करंट होने में एक पर्टिकुलर आइटम को, इसका एक्सप्लेनेशन पहली बात टर्म 1 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन एक वीडियो मैं सेपरेटली प्रिपेयर करूंगा और वो आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, तो वो वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत
अच्छे से समझ में आ जाएगा कि करंट और नॉन करंट में क्लासिफिकेशन में ऑपरेटिंग साइकिल कैसे एक रोल प्ले करता है। अभी के लिए हम ऐसा समझते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज जो एक अकाउंटिंग पीरियड के बियॉन्ड पे होंगी, उसके अंदर आ जाएंगी सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर कोई डिवेंचर्स हैं, टर्म लोन है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आती हैं। अब आ जाएगा एक आइटम डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। दोस्तों वैसे तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है ये जानना आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। कोर्स में अभी मैं कहूँ तो आपके पास इतना स्किल सेट नहीं है कि आप इस आइटम को बहुत ही अच्छे से समझ पाएँ, बट स्टिल वाइवा वॉइस के अंदर एक्सटर्नल ये क्वेश्चन पोज कर देते हैं, तो एक कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। अगर नहीं समझ में आता है तो लोड मत लेना। देखो दोस्तों, जो हम अकाउंटिंग करते हैं, जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं, वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलते हैं, है ना, बेसिक अकाउंटिंग। बट जब मैं बात करता हूँ टैक्स कंप्यूटेशन की, टैक्स कंप्यूटेशन से मेरा मतलब है जिस इनकम पे मेरा टैक्स लगेगा उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट बताता है कि कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। मान लीजिए कि कोई आइटम ऑफ एसेट है जो हमने परचेज किया और उस एसेट की वर्थ है 10 लाख रुपीज़, करेक्ट है, उस एसेट की वर्थ है 10 लाख रुपीज़, और बहुत ही सिंपल टर्म्स में बात करता हूँ, उसकी लाइफ है 10 ईयर्स, तो मैंने उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज कर लिया 1 लाख रुपीज़ का, अपनी इनकम में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, और मैंने मेरी इनकम मान लीजिए हुई है 5 लाख रुपीज़ की इनकम हुई है बिफोर डेप्रीसिएशन, उसमें से 1 लाख सब्ट्रैक्ट कर दिया और 4 लाख की इनकम लिख दी और कहा कि 4 लाख पर टैक्स ले लीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि बॉस आपने डेप्रीसिएशन कंप्यूट कर रखा है 1 लाख रुपीज़ का, मेरी इनकम बिफोर डेप्रीसिएशन 5 लाख रुपीज़ की है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने पूछा कि ये कौन सा एसेट है, ज़रा हमें बताइए जिस पे आपने डेप्रीसिएशन चार्ज किया है। तो आई शोड देम दिस एसेट कि सर ये एसेट है 10 लाख रुपए का, इसकी लाइफ हमारे हिसाब से एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है, तो हमने इस पे 1 लाख रुपीज़ का डेप्रीसिएशन चार्ज किया है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने पूछा कि इस एसेट का आप क्या कर रहे हैं, तो हमारा जवाब आया कि हम साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं इस एसेट को अप्लाई करके। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक प्रोविजन होता है, इफ़ यू आर अप्लाइंग एन एसेट टुवर्ड्स साइंटिफिक रिसर्च, तो उस एसेट का फुल अमाउंट एज अ डेप्रीसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज ही अवेलेबल होता है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने कहा कि बॉस आपको कोई ज़रूरत नहीं है सिर्फ 1 लाख का डेप्रीसिएशन चार्ज करने की, आपकी एसेट की वर्थ क्या है 10 लाख, पूरे 10 लाख का डेप्रीसिएशन माइनस कर दो, आपका इस बार लॉस आ रहा है 5 लाख रुपए का, कोई टैक्स नहीं लगेगा आपका इस साल, कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट यूज़ कर रहे हैं ना, पूरा का पूरा एसेट आप एज अ डेप्रीसिएशन बुक कर लीजिए, पूरा एसेट कंप्लीट। अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरा पूरा एक ही साल के अंदर पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिखना बिल्कुल गलत बात है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, दैट इज रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बट इनकम टैक्स एक्ट अलाउ करता है, क्योंकि वो चाहता है कि लोग साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक्सपेंडिचर करें, तो मोटिवेट कर रहा है वो, है ना। इनकम टैक्स एक्ट इज मोटिवेटिंग दी एसएसईज टू स्पेंड मोर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, इसलिए वो फर्स्ट ईयर में पूरा डेप्रीसिएशन दे देगा। बट एक बात ध्यान रखना, नेक्स्ट ईयर एक भी रुपए का डेप्रीसिएशन अलाउ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका पूरा एसेट आपने एक साथ डेप्रीशिएट कर दिया। तो अब इनकम टैक्स वालों के लिए आपके एसेट की वैल्यू हो गई है 0, पूरा का पूरा एसेट हमने फर्स्ट ईयर में डेप्रीशिएट कर दिया। अब अगले साल आप डेप्रीसिएशन मांगोगे तो आपको डेप्रीसिएशन नहीं मिलने वाला है, मतलब आगे आने वाले सालों में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से तो आपकी इनकम पे 1-1 लाख रुपए का आप डेप्रीसिएशन माइनस करोगे, बट इनकम टैक्स एक्ट वाले बोलेंगे सर डेप्रीसिएशन तो 0 का है, और ये 1 लाख रुपए का जो आप डेप्रीसिएशन बोल रहे हो इसको मैं इनकम से माइनस नहीं करने दूंगा, अब आप इस 1 लाख पे टैक्स पे करो। तो आगे आने वाले सालों में मुझे पता है आज ही कि डेप्रीसिएशन अलाउ नहीं करने वाला इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि उसने तो पूरा डेप्रीसिएशन मुझे ईयर ऑफ परचेज में ही अलाउ कर दिया था। तो आगे हर साल मुझे थोड़ा ज़्यादा टैक्स पे करना, आज मेरा टैक्स कम लगा है आई नो, बट फ्यूचर ईयर्स में मुझे एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट्स फॉर श्योर। तो उसके लिए मैं आज ही लाइबिलिटी क्रिएट करके रख दूंगा, एंड दैट इज डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। व्हेन आई एम श्योर दैट माय फ्यूचर टैक्सेस वुड बी I would be required to pay some taxes in future because my tax liability was reduced today, ठीक है ना, बट फ्यूचर में टैक्स लाइबिलिटी एक्स्ट्रा आएगी, तो उसकी वजह से जो टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हुई उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी।
ये 1 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन हर साल, उस पे मान लीजिए टैक्स रेट 30% के, तो 30 हज़ार रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा आगे आने वाले 9 सालों तक। तो वो जो अमाउंट है उसको आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मानकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इतना भी अगर आप याद रख लो ना, नॉन करंट लायबिलिटी होती है, काम बहुत है। इसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो ऐसी कोई लायबिलिटी जो ऊपर किसी हेडिंग में क्लासिफाई नहीं होती पर लॉन्ग टर्म है, तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आ जाएगी। इसके अंदर अगर कोई क्रेडिटर्स हैं जिनका पेमेंट मैं ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड या 12 महीने के बियॉन्ड करने वाला हूँ, तो वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में चले जाएंगे। इसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। पहले समझिए कि प्रोविजन क्या होते हैं। प्रोविजन वो लायबिलिटी है जिसका अमाउंट मैंने एस्टीमेट से निकाला है। लायबिलिटी तो है बट इसका अमाउंट एस्टिमेटेड बेसिस पे निकला है। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या आता है दोस्तों, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आते हैं, अर्न लीव्ड एनकैशमेंट्स, ग्रेचुटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर अगर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट दिखता है आप लॉन्ग टर्म प्रोविजन में उसे क्लासीफाई कर दो। अब आते हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर। करंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग, तो कोई शॉर्ट टर्म बैंक लोन ले रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है, तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आ जाएगा। ट्रेड पेबल्स के अंदर सिर्फ 2 आइटम आते हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। इसके बाद आ जाते हैं अदर करंट लायबिलिटीज पे। अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाएंगे आउटस्टैंडिंग, है ना, और अनअर्नड इनकम, ये अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगे। कॉल्स इन एडवांस जो होता है इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में, वो भी अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर ही आता है। और अगर कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और उनका इस साल पेमेंट है, जैसे डिबेंचर कोई मैच्योर हो चुके हैं या डिबेंचर का ये साल रिडम्पशन वाला साल है, तो फिर वो अदर करंट लायबिलिटीज में क्लासीफाई हो जाएंगे, क्योंकि इस साल उनका पेमेंट करना है। तो फिर उनको लॉन्ग टर्म बोरिंग में लिखना तो गलत होगा, क्योंकि 12 महीने के अंदर अंदर उनका पेमेंट होने वाला है, तो फिर उनको अदर करंट लायबिलिटीज में क्लासीफाई किया जाता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, वो प्रोविजंस, पहली बात प्रोविजंस वो लायबिलिटी होती है जिसका अमाउंट एस्टिमेट से निकाला। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर आ जाएंगे, सिर्फ एक ही आइटम आना चाहिए वैसे मोस्टली, जो होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट मोस्टली कंपनी बनाती नहीं है। प्रपोज डिविडेंड का क्लासिफिकेशन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में पहले हुआ करता था। स्टैट्यूटरी वार्निंग, प्लीज ध्यान देना इस बात को, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रपोज डिविडेंड का क्लासिफिकेशन पहले होता था, अब नहीं होता है। प्रपोज डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरह नोट्स टू द अकाउंट में शो किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं एसेट्स। एसेट्स हमारा नेक्स्ट पार्ट हो गया। एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स, ये हेडिंग हो गई। उसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट के अंदर टैंजिबल एसेट, टैंजिबल एसेट जिन्हें टच किया जाता है, फील किया जाता है, देखा जाता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर कार, फर्नीचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद आते हैं इंटैंजिबल एसेट। इंटैंजिबल एसेट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, गुडविल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट्स, दीज आर ऑल इंटैंजिबल एसेट्स। देन कम्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एक कंफ्यूजिंग आइटम है, इसको क्लियरली समझ लीजिएगा। एक चीज होती है वर्क इन प्रोग्रेस, दूसरी होती है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि मेरे पास कुछ रॉ मटेरियल था, उसको मैं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं। अभी वो ना तो रॉ मटेरियल है ना फिनिश गुड्स है, उसके बीच का कोई आइटम है। जैसे टिम्बर थी मेरे पास, उससे मेरे को फर्नीचर बनाना था, अभी मेरे पास ना तो टिम्बर है ना फर्नीचर है, उसके बीच में एक सेमी फिनिश सा फर्नीचर का आइटम पड़ा है, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री में क्लासिफाई होता है। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि मेरे को कोई एसेट क्रिएट करनी थी, कोई प्लांट क्रिएट करना था या कोई बिल्डिंग बनानी थी, और वो बिल्डिंग मैं खुद ही बना रहा हूं, अपनी बनी बनाई बिल्डिंग नहीं ले रहा हूं, खुद की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। तो अब वो ना तो लैंड है ना बिल्डिंग है, उसके बीच का अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है, तो उसे क्लासिफाई कर दिया जाएगा एज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बहुत ही नीश सा आइटम है ना। इसके अंदर बहुत ही एक ही तरह की चीज आती है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, तो इस बात को याद रख लेना, वो उधर क्लासिफाई हो जाएगी। देन इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। व्हाट आर इंटेंजिबल एसेट्स? अभी मैंने बताया पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल। तो इंटेंजिबल एसेट्स कैसे बनते हैं दोस्तों? मान लीजिए कि मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूं और उस रिसर्च से हो सकता है कि कुछ ऐसा उस रिसर्च का रिजल्ट ऐसा कुछ निकले जिसके ऊपर मुझे पेटेंट राइट ग्रांट कर दे गवर्नमेंट। अब रिसर्च फेज चल रहा है, तब तक तो जितना भी खर्चा आप रिसर्च के लिए कर रहे हैं उसको पूरा का पूरा पीएनएल में भेज दीजिए, सारा खर्चा। बट जिस दिन ये चीज स्टैब्लिश हो जाती है कि ये चीज अश्योरेंस से पता चल जाती है कि फ्यूचर में कोई एक ऐसा आइटम निकलेगा, एसेट निकलेगा जिससे मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने वाले हैं, या मैं इसको बेच पाऊंगा, या मेरा कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा, जिस दिन ये चीज डिसाइड हो जाती है वहां से चालू हो जाता है डेवलपमेंट फेज। अभी भी आज रिसर्च खत्म हुई है और ये बात श्योर हो चुकी है कि मैं कुछ ऐसी चीज बनाने वाला हूं जिसपे मुझे पेटेंट मिल जाएगा, बट वो फाइनली
ऐसा फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ है जिसको ले जाकर मैं पेटेंट अभी ले सकूं, अभी भी उसको डेवलप करना बाकी है। तो रिसर्च फेज खत्म होने के बाद डेवलपमेंट फेज में आप जितना भी खर्चा कर रहे हैं वो उस एसेट की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा, तो उसे बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। अभी काम चल रहा है इंटेंजिबल एसेट को बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, किसी कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हैं, किसी कंपनी के डिबेंचर्स आपने परचेज कर रखे हैं। कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, तो एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, डिबेंचर्स भी ले सकती है, इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है लंबे समय के लिए, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। डेफर्ड टैक्स एसेट का मतलब है कि अभी मैंने कम टैक्स पे किया था, अभी मैंने ज़्यादा टैक्स पे किया था और फ्यूचर में मुझे पूरी श्योरिटी से पता है कि कम टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज इनकम टैक्स के प्रोविजन कुछ ऐसे हैं। अभी मुझे कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं किया उन्होंने, बट मुझे पक्का पता है कि फ्यूचर में वो एक्सपेंस अलाउ होने वाला है। मेरे पास मे भी मान लीजिए कि सूटेबल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो मुझे श्योरिटी से पता है कि अगले साल मैं डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा और मेरा इनकम टैक्स का लाइबिलिटी कम हो जाएगा, तो मैं आज ही उसको एसेट मान के चलता हूँ। दोज आर डेफर्ड टैक्स एसेट। आपको सिर्फ इतना पता है कि डेफर्ड टैक्स एसेट नॉन करंट एसेट में आता है, इतना काफ़ी है दोस्तों। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर लंबे समय के लिए लोन्स एंड एडवांसेस दिया है, देखिए लॉन्ग टर्म लोन दिया है तो वो हमारी लाइबिलिटी है, हमने उधार ले रखा है, बट लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दे रखा है, तो हमने किसी को लोन दे रखा है, एडवांस दे रखा है, तो वो मेरा एसेट है, ठीक है। अदर नॉन करंट एसेट, ऐसा कोई नॉन करंट एसेट जो ऊपर क्लासीफाई नहीं है वो इधर आ जाएगा। इसके अंदर दोस्तों वैसे डेटर्स आ सकते हैं जिनका पेमेंट ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड या एक अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने के बाद देना है, ठीक है, तो अदर नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा। करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटीज या ऐसे आइटम जो इजीली कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। इन्वेंट्रीज के अंदर दोस्तों आता है रॉ मटेरियल, आता है वर्क इन प्रोग्रेस, आता है फिनिश गुड्स, आता है लूज टूल्स, आता है स्टोर्स एंड स्पेयर्स आता है। तो ये इन्वेंट्री के अंदर आने वाले कुछ आइटम्स हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, दो चीज़ें आ जाएंगी, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कैश आ जाएगा, बैंक बैलेंस आ जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, छोटे समय के लिए अगर किसी को आपने लोन दिया, एडवांस दिया, तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आ जाएगा। फिर आ जाएंगे अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स के अंदर दोस्तों आ जाएगा प्रीपेड अगर कुछ है तो, और अक्रूड इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंस है या अक्रूड इनकम है तो वो अदर करंट एसेट्स में आ जाएगी। तो दोस्तों ये थी बैलेंस शीट और बैलेंस शीट में आने वाले कुछ आइटम्स, ठीक है दोस्तों। आपको पूरा का पूरा क्रैम नहीं करना है, जो मैंने बोला इन बातों को याद रखिएगा, लॉजिक अप्लाई करिएगा, आसानी से ये क्वेश्चन हो सकता है। जस्ट बिकॉज बाय द शेयर साइज ऑफ बैलेंस शीट एंड सो मेनी आइटम्स ओवरवेल्म मत होना, जेन्युइनली कह रहा हूँ, ईजी टॉपिक है। एक बार जो मैंने समझाया उसको ध्यान में रखिएगा, इन आइटम्स को एक बार यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दीज आइटम्स, मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से कोई क्वेश्चन में भी आ जाएगा। तो ये सारे आइटम्स हैं, कौन सी हेडिंग में आते हैं, कौन सा मेन हेड है, कौन सा सब हेड है, ये लिस्ट दिख रहा है। आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज कर कर यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का एक लिंक है, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वो टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। अब कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो सैम्पल पेपर के अंदर पूछे गए थे और जो आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं हाई प्रोबेबिलिटी पर। पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग करना है हमें। प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर, इस साल का प्रपोज डिविडेंड दोस्तों तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी की तरह क्लासीफाई होगा वो, तो इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा, फर्स्ट का मैचिंग। अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन पार्टली पेड अप शेयर, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, समझिएगा इसके अंदर क्या है। मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, हमारी कंपनी ने किसी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब कर रखे हैं, उस पर अभी पूरा पैसा नहीं मंगाया गया है, मतलब कुछ कॉल आनी बाकी है। दोस्तों वो कॉल मंगाई जाए उससे पहले ही मेरे पास राइट है कि मैं इन शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ किसी और पर्सन को। देखो 10 रुपये का शेयर था, जिस कंपनी के शेयर मैंने खरीद रखे थे उन्होंने अभी तक 7 रुपये मंगाए, 3 रुपये की कॉल आनी बाकी है। अब वो 3 रुपये की कॉल अगर 2-3 साल तक नहीं मंगाएंगे तो क्या मैं फंस गया? मुझे ये शेयर लेकर बैठे ही रहना है, इंतजार करना है कि वो 3 रुपये की कॉल मंगाए? ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये शेयर्स मैं मार्केट प्राइस पे किसी नए होल्डर को बेच सकता हूँ, फिर नए होल्डर के ऊपर कॉल मंगाई जाएगी, उनकी लाइबिलिटी होगी कॉल को पे करना। तो अनकॉल्ड मनी ऑन शेयर सब्सक्राइब, I would only be supposed to pay the uncalled money if I am the holder on the day the call is made. अगर कॉल वाले दिन तक मैं ये शेयर होल्ड ही नहीं करता तो मेरे को ये पे ही नहीं करना है। तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये कब होगी? जब कॉल मंगाने वाले दिन मेरे पास एक्चुअली शेयर्स हैं। अगर मेरे पास शेयर नहीं तो मुझे देना ही नहीं पड़ेगा। तो ये भी क्या हो गया दोस्तों? ये भी कंटिजेंट लाइबिलिटी ही हो जाएगा। तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कमिटमेंट्स हैं और कमिटमेंट्स कंटिजेंट लाइबिलिटी की तरह ही जाते हैं। मेरे को एक एक्स्ट्रा है ना, मुझे इवन एक रिफाइंड
आइटम दे रखा था, इसलिए इसका आंसर कमिटमेंट हो जाएगा सेकंड का बी। बट ये बात ध्यान रखना कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी और कमिटमेंट्स दोनों ही नोट्स टू दी अकाउंट के अंदर शो किए जाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाए जाते हैं। अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, कैपिटल कमिटमेंट्स की तरह नोट्स टू दी अकाउंट में दिखाया जाएगा, और प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर भी कंटिजेंट लाइबिलिटी की तरह नोट्स टू दी अकाउंट में दिखाया जाएगा। तो ये दोनों ही बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएंगे, नोट्स में आएंगे। ठीक है, एक और कंटिजेंट लाइबिलिटी या नोट्स टू दी अकाउंट में आने वाला आइटम है बिल डिस्काउंट। अगर हमने करा रखा है और अगर अब वो डिस्काउंटेड बिल पे ड्रॉई ने पेमेंट देने से मना कर दिया तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, तो वो भी कंटिजेंट लाइबिलिटी नोट्स टू दी अकाउंट में ही आता है। दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हमारा मैच द फॉलोइंग रहेगा। कैपिटल रिजर्व जो है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा। अगर एंड रिजर्व से हो रहा है तो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, बात खत्म हो गई। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। मैच द फॉलोइंग के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर आइटम किसी डिफरेंट कॉलम आइटम से ही मैच हो, एक आइटम मल्टीपल आइटम्स किसी एक से भी मैच हो सकते हैं, इस बात के लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट हो क्रेडिट बैलेंस हो रिजर्व एंड सरप्लस में ही जाएगा। मैं बता चुका हूँ रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव भी आ सकता है। बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चला जाएगा। तो BBBC, तो इसका आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द फॉलोइंग शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग दोस्तों, देर इज अ थिंग कॉल्ड ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। नाउ व्हाट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान? आपने बिजनेस स्टडीज में या शायद एंटरप्रेन्योरशिप में भी पढ़ा होगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का मतलब होता है कि मैं मेरे एम्प्लॉयज को आज एक ऑफर देता हूं, अनाउंस करता हूं कि सारे एम्प्लॉयज आपको फ्यूचर में हमारे कंपनी के शेयर्स परचेज करने को मिलेंगे मार्केट प्राइस से कम दाम में। आज जो एम्प्लॉयज हैं उनको ये ऑफर है, और आज नहीं मिलेंगे, आज से कुछ टाइम बाद मिलेंगे। जितने लोग आज हैं उनको नौकरी नहीं छोड़नी है, जिस दिन मिलेंगे उस दिन तक आपको एम्प्लॉय बने रहना है, तो उस दिन आप इसका फायदा उठा सकते हैं। करेक्ट है, मार्केट प्राइस से कम में मिलेंगे, तो जो बचा हुआ पैसा है वो कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से निकाल के इकट्ठा करती है टिल द डेट ऑफ एक्चुअल इशू कम्स। तो वो होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो हर साल स्टेटमेंट ऑफ P&L से कुछ पैसा निकलेगा, ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट में जाएगा और रिजर्व बन के पड़ा रहेगा, और इशू वाले दिन बैंक में कुछ चीज़ डेबिट होगी जो मेरे एम्प्लॉइज पे करेंगे। शेयर कैपिटल फुल वैल्यू से बनेगी, प्रीमियम फुल वैल्यू से बनेगी, और जो बचा हुआ अमाउंट है जो शेयर मेरे एम्प्लॉइज पे नहीं कर रहे हैं वो मैं ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट से डेबिट करके ले लूंगा। तो एम्प्लॉय स्टॉक आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो है, वो रिजर्व एंड सरप्लस में क्लासीफाई होता है बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आ जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ही एक शेयर होल्डर्स फंड मेजर हेडिंग है, उसके अंदर एक सब हेड आता है रिजर्व एंड सरप्लस। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये भी शेयर होल्डर्स फंड में ही जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टॉपिक चैप्टर जो है उसके अंदर जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो डिबेंचर को एक और प्रॉमिस करते हैं कि रिडम्पशन के टाइम पे मैं डिबेंचर का पैसा तो दूंगा ही, उससे एक्स्ट्रा पैसा और दूंगा, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये भी एक लाइबिलिटी है, रिडम्पशन के समय पे की जाएगी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी है और अदर नॉन करंट लाइबिलिटी है, तो नॉन करंट लाइबिलिटी इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि इतना सब क्लासिफिकेशन में से मांगा नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो करंट लाइबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ पर CCAB है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसे भी जो आंसर्स हैं उनका एक छोटा सा डॉट मार्क्ड है उनके अगेंस्ट फॉर इजी एंड क्विक रेफरेंस फॉर यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो दोस्तों, डिबेंचर रिडीमेबल आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद रिडीम होने, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं ये, ठीक है ना, तो इसका डी हो जाएगा। डिबेंचर रिडीमेबल विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर रिडीम होने वाला है, तो अब इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करंट लाइबिलिटी में शो करना गलत होगा, तो इसको फिर अदर करंट लाइबिलिटी में शो किया जाता है। तो डिबेंचर रिडीमेबल विद इन 1 ईयर, ये अदर करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा, ये सी हो गया। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट बेनिफिट है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में चला जाएगा, तो इसका ए हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी अदर करंट लाइबिलिटी हो जाएगा, तो DCAC, तो DCAC सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चेक इन हैंड, मेरे को किसी मेरे डेटर ने एक चेक दिया है, ज़रूरी नहीं कि मैं इस चेक को आज के आज बैंक में जाके डिपॉजिट करूँ, ठीक है ना, 3 महीने का टाइम होता है, 3 महीने तक चेक स्टेल नहीं होता, तो आई हैव अ बफर पीरियड, ठीक है। अब मेरे को चेक मिला है, अब इस चेक को मैं कहाँ क्लासिफाई करूंगा, तो इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ क्लासिफाई किया जाता है। ये भी कैश के इक्विवेलेंट ही है, बैंक में ले जाओ जमा कराओ,
1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। वर्क इन प्रोग्रेस बोला है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं बोला है, तो ये इन्वेंट्रीज में क्लासीफाई हो जाएगा और स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी इन्वेंट्री में क्लासीफाई हो जाएगा। तो CAA आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं? इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ट्रेडमार्क्स, तो इसका बी हो जाएगा। मैं मेरी ब्रांड को रजिस्टर करवा लेता हूं तो वो ट्रेडमार्क हो जाती है, तो इंटैंजिबल है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी इंटैंजिबल एसेट ही है। कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ एक ऑथर्स ने गलती कर दी है टेक्स्ट बुक के अंदर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को टैंजिबल माना है। दोस्तों एक डिस्क की एग्जिस्टेंस होने से वो सॉफ्टवेयर जो है वो टैंजिबल नहीं कहा जा सकता, और आजकल तो डिस्क का ज़माना ही हट गया है। डिजिटली सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी सिर्फ आपकी जो हार्ड डिस्क है या स्टोरेज स्पेस है उसके अंदर वो डिजिटली ही स्टोर्ड है सॉफ्टवेयर, और उसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट में वैल्यू होती है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ले लीजिए, आपका एंटीवायरस ले लीजिए, इनके आप थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ पे करते हैं और वो सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो इनटैंजिबल एसेट है। वर्क इन प्रोग्रेस ये करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री में आ जाएगा, तो BBC हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग की तरफ हम चलते हैं। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस मतलब शेयर होल्डर से मैंने पैसे नहीं मंगाए थे पर फिर भी उन्होंने कॉल पे कर दी, अब उस पर मुझे इंटरेस्ट पे करना बाकी है। अक्रूड इंटरेस्ट है तो ये अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा। अदर करंट एसेट्स मेरे करंट लाइबिलिटी आ जाएगा, बेग योर पार्डन, अदर करंट लाइबिलिटी आ जाएगा, मुझे पे करना बाकी है। तो करंट लाइबिलिटी के अंदर अदर करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, बहुत ही क्लियर हो गया। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आएगा, तो ये सी हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, डिमांड होते ही मेरे को लोन पे करना है, तो ये करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर चला जाएगा, तो इसका भी ए हो जाएगा। तो ACAA एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। ओके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग के अंदर पब्लिक डिपॉजिट्स, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग होते हैं। मच्योर्ड डिबेंचर्स, मच्योर्ड डिबेंचर मतलब इनकी मच्योरिटी हो रखी है, नाउ दे आर पेएबल, तो अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा। अनक्लेम्ड डिविडेंड, वो डिविडेंड जो ड्यू हो चुका है पर मेरे शेयर होल्डर ने नहीं लिया, तो वो करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर अदर करंट लाइबिलिटीज़ में चला जाएगा। डिविडेंड है, पेएबल है, मुझे शेयर होल्डर को देना ही पड़ेगा, वो नहीं ले रहे हैं तो मुझे वेट करना पड़ेगा 7 सालों तक, और उसके बाद भी कंपनी इस पैसे को यूज़ नहीं कर सकती, वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में भेज दिया जाता है। एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, मेरे कस्टमर से मैंने एडवांस में पैसा लिया, हो सकता है उनके लिए मैं कस्टमाइज्ड गुड्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर भी मेरा अदर करंट लाइबिलिटी ही हो जाएगा। तो BCC ये मेरा ऑप्शन है, मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पब्लिक डिपॉजिट्स ये लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है, तो इसका डी हो जाएगा। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अभी अभी हमने देखा, अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर चला जाएगा, ये अभी हमने किया था। एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट कस्टमर अदर करंट लाइबिलिटी होता है। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व खत्म हो रहा है तो रिजर्व इन सरप्लस में जाएगा। बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल में जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन में चला जाएगा। तो DABCE दैट्स आर करेक्ट चॉइस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लूज टूल्स इन्वेंट्रीज के अंदर आता है, तो इसका डी हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो ही आइटम आते हैं, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो जाएगा। पेटेंट्स जो है फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल में चला जाएगा। एडवांस टू सप्लायर, मैंने सप्लायर को, अपने सप्लायर को एडवांस दे रखा है, मैं अपने लिए कुछ कस्टमाइज गुड्स बना रहा हूँ, तो सप्लायर है पर मैंने उसको पैसे दे रखे हैं, तो ये करंट एसेट्स के अंदर अदर करंट एसेट्स में चला जाएगा, जो ऑप्शन मुझे दे रखा है। तो DABEC दैट्स माय चॉइस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, मैंने आपको बताया अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में चला जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो इसका हो जाएगा ई। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है ट्रेड पेबल में चला जाएगा डी। फोरफीटेड शेयर अकाउंट, वो शेयर जिनको मैंने फोरफीट कर लिया है बट अभी तक वो री इशू नहीं हुए, तो उनका पैसा फोरफीचर में ही पड़ा है, वो शेयर कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल के अंदर ऐड हो जाता है, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर चला जाएगा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिजर्व इन सरप्लस में जाएगा। माइनिंग राइट्स जैसा कि मैंने आपको बताया था इंटेंजिबल एसेट होता है, तो ये सी हो जाएगा। तो EDABC एंड दैट्स करेक्ट, डी चॉइस हमारी।
नेक्स्ट चलते हैं हम शॉर्ट टर्म लोन्स, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आ जाएगा बी हो जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, दोस्तों लोन्स एंड एडवांसेस वर्ड यूज है, इसको स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा। तो करंट एसेट्स के अंदर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की अपनी एक हेडिंग होती है, वहाँ चला जाएगा ये। थर्ड आ गए डिबेंचर्स, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में चला जाएगा। डिबेंचर रिडीमेबल ड्यूरिंग करंट ईयर, तो ये करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर अदर करंट लाइबिलिटीज़ में चला जाएगा, तो BDCA एंड दैट्स आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, एंड दैट वुड बी आवर लास्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन की भी पूरी कोशिश है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, सिर्फ रटाऊँ ना, और साथ ही मैं क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ ताकि एग्जाम का एक प्रॉपर आइडिया लगे कि आखिर अटेम्प्ट भी कैसे करना है। तो वीडियो से डेफिनेटली वैल्यू मिल रही होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, बेल आइकन दबा दो। इस वीडियो सीरीज़ में और वीडियोस आने वाले हैं जो बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं एग्जाम के जेन्युइन सेंस में कह रहा हूँ। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के 10 से ज़्यादा क्वेश्चन ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट हो जाएंगे, और ये वीडियो देख के जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। सिर्फ टॉपिक समझा के बिना क्वेश्चन कराए ऐसा कॉन्टेंट नहीं प्रिपेयर करना चाहता मैं एक्चुअली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाना चाहता हूँ। और लास्ट मिनट पे भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ टॉपिक सीख के जाओगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, टेक्निकल है, गलती हो सकती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल को किसी भी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स मिलेंगे। एनीथिंग वुड बी, आई वुड बी वेरी वेरी थैंकफुल एंड आई वुड बी हाईली मोटिवेटेड टू मेक मोर वीडियोज़। चलिए दोस्तों, अब ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर्स जो हैं करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आ जाएंगे। ज़्यादा सब क्लासिफिकेशन दिए ना, वैसे करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर ट्रेड पेबल्स में आएंगे। ट्रेडमार्क जो है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, ए हो जाएगा। अक्रूड इंटरेस्ट दैट इज अर्न बट नॉट येट रिसीव, तो करंट एसेट के अंदर अदर करंट एसेट में आएगा, इसका बी हो जाएगा। बैंक लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चला जाएगा। और प्रीमाइसेस जो है वो टैंजिबल फिक्स्ड एसेट, प्रीमाइसेस मतलब एक बिल्डिंग और उसके साथ एडजेसेंट बहुत सारी बिल्डिंग्स का कलेक्शन एंड लैंड दैट इज देयर इन द प्रीमाइसेस, तो वो प्रीमाइसेस एक साथ क्लासिफाई हो जाती है। तो प्रीमाइसेस हो जाएगा मेरा टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो DABCE इज करेक्ट, बी चॉइस मेरी हो जाएगी। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगले वीडियो में मिलते हैं और टॉपिक सीखने के लिए। 10 वीडियो के अंदर हम 10 टॉपिक्स कर रहे हैं और 10 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में सही करने की हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह से मैं क्वेश्चन का कलेक्शन करके लाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि एक वीडियो देखें और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। सिर्फ समझेंगे नहीं, एस करेंगे एग्जाम्स को। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।